ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे करेज टू बी डिसलाइक बुक की बुक समरी। इस बुक के राइटर्स इचिरो किशिमी एंड फ्यूमिटे कोगा का ये कहना है कि उन्होंने ये किताब एल्फ्रेड एडलर, जो कि एक ऑस्ट्रियन साइकोथेरेपिस्ट थे, उनसे इंस्पायर होकर लिखी है। उसे एड्रियन साइकोलॉजी थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एक इंसान खुश कैसे रह सकता है। अब एक क्वेश्चन सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कितने लोगों को इसका जवाब मालूम होगा। हम घर, पैसा, मकान, हर चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता। इस बुक की कहानी के सेंटर में एक यंग मैन है जो कि अपनी लाइफ से काफी डिससेटिस्फाइड रहता है। उसे कहीं से एक फिलोसोफर के बारे में मालूम होता है, तो अपने क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए वो उसे अप्रोच करता है। बुक की लैंग्वेज काफी क्वेश्चन आंसर या कॉन्वर्सेशन के टाइप में दी गई है। उसमें यंग मैन कोई क्वेश्चन पूछता है और फिलोसोफर उसका जवाब देता है। फिलोसोफर की एक थ्योरी है, वो कहता है कि लाइफ बहुत इजी है और वर्ल्ड बहुत सिंपल है, लेकिन इसके ऑपोजिट वो लड़का वर्ल्ड को कॉम्प्लिकेटेड समझता है। वो फिलोसोफर की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन अपने रेस्पॉन्स के तौर पर ये बोलता है कि फिलोसोफर की थ्योरी एक बच्चे पर लागू होती है। इंसान का बच्चा जब छोटा होता है, उसके लिए लाइफ इजी है और वर्ल्ड सिंपल है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों का नहीं पता। उसे नहीं पता कि कमाने के लिए या दुनिया में रहने के लिए किस तरह के स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती है, उसके पास उसके माँ बाप या परिवार के मेंबर्स होते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो वास्तविकता को छुपाने के लिए उसकी आंखों पर एक पट्टी लगी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके सामने असलियत आनी शुरू हो जाती है। फिर उसे समझ में आता है कि जैसा भी उसने अभी तक सोचा वो सब कुछ झूठ था। लड़के का ये भी मानना है कि रिलीजन भी अब उतना पावरफुल नहीं है जितना पहले था। अब लोग ज्यादा डाउट में रहते हैं। फिर वो फिलोसोफर से क्रॉस क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि इतना सब स्ट्रगल होने पर भी वो लाइफ को इजी और वर्ल्ड को सिंपल क्यों कहते हैं। फिलोसोफर इसके जवाब में ये कहता है कि वो अभी भी अपनी उसी थ्योरी को मानता है कि लाइफ इजी है और वर्ल्ड सिंपल है। उसका कहना है कि स्ट्रगल इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि स्ट्रगल इसलिए है कि हम वर्ल्ड को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं। फिलोसोफर यहाँ पर कुएं के पानी का एग्जाम्पल देता है। कुएं का पानी अगर गर्मियों में पियो तो ठंडा लगता है और अगर सर्दियों में पियो तो गर्म लगता है, लेकिन थर्मामीटर से चेक करने पर उसका टेम्परेचर हमेशा 60 डिग्री ही रहता है। ठंडे गर्म की फीलिंग हमारी सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ऐसे ही वर्ल्ड सिंपल ही है, लेकिन उसे हम बनाते हैं मुश्किल। लाइफ की किसी भी कंडीशन में या सिचुएशन में हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वही हमारी लाइफ को इजी और हार्ड बनाता है। ये बुक 3 की पॉइंट्स पर बात करती है, जिनमें पहला पॉइंट आता है करेज टू बी डिसलाइक, यानी कि अगर आपको दूसरे लोग नापसंद कर भी रहे हैं, तब भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, क्योंकि आप अपने बारे में दूसरों से ज्यादा जानते हैं। किसी दूसरे की कही गई बातों से आपका नजरिया नहीं बदलना चाहिए। दूसरा की पॉइंट है पास्ट ट्रॉमास। हमारी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं जिन्हें हम लाइफ टाइम तक लेकर चलते हैं, लेकिन किसी भी तरह की नेगेटिविटी को जीवन भर याद करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए उन्हें भूल जाना या उनसे लेसन लेकर मूव ऑन कर देना ही अच्छा होता है। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। आपका दोस्त, आपकी फैमिली, कोई भी आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिलोसोफर उस लड़के को डार्क चश्मा पहनने के एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर हम डार्क चश्मा पहनते हैं तो हमें दुनिया डार्क ही नजर आएगी। क्या उस लड़के में वो करेज है कि वो चश्मा हटाकर दुनिया की ब्राइटनेस को देख सके? अब लड़के के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो फिलोसोफर उसे किस तरह का करेज लाने की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर, लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उन्हें बदलना पड़ता है। लोग चाहें तो दूसरों से बिना उम्मीद किए खुद को बदल सकते हैं, लेकिन फिलोसोफर की बात को काटते हुए लड़के का कहना है कि लोग खुद को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत टाइम से बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक नहीं बदल पाया। इस पर फिलोसोफर बताता है कि जब वो उस लड़के की एज के थे तब वो भी वैसे ही सोचते थे, पर जब उन्होंने ग्रीक फिलोसफी पढ़ी तो थोड़ा उनमें चेंज आया और उसके बाद में उन्होंने एक दूसरी फिलोसफी पढ़ी जिसने उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया।
लड़के के लिए फिलोसफर की बातें किसी फैंटेसी से कम नहीं थी। उसने फिलोसफर से पूछा कि वो किस दूसरी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तब फिलोसफर ने बताया कि वो दूसरी फिलोसफी थी मॉडर्न फिलोसफी, जो एल्फ्रेड एडलर ने दी थी, जिसे एड्रियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। दोनों ने ग्रीक फिलोसफर्स सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोक्रेट के बारे में बात की और मॉडर्न फिलोसफर्स लाइक कार्ल जंग एंड सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात की। एल्फ्रेड एडलर ने सिगमंड के ऑपोजिट प्रिंसिपल दिया था। कार्ल जंग और सिगमंड फ्रॉइड, इनके नाम बहुत फेमस हैं, लेकिन एडलर को बहुत कम लोग जानते हैं। एडलर भी वियना साइकोएनालिस्ट सोसाइटी के मेंबर थे, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने एस्टैब्लिश किया था। पर एडलर के विचार सिगमंड फ्रॉइड से एकदम अपोजिट थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही एक थ्योरी दी और उस ग्रुप से अलग हो गए। काफी लोगों का मानना है कि वो सिगमंड फ्रॉइड के डिसिपल थे, उन्हीं को फॉलो करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लड़का फिलोसफर से क्वेश्चन करता है कि आप फिलोसफर हैं या साइकोलॉजिस्ट। इस पर फिलोसफर ये कहता है कि वो एक फिलोसफर है और एड्रियन साइकोलॉजी को भी एक फॉर्म ऑफ थॉट्स ही मानता है, जो कहीं ना कहीं ग्रीक फिलोसफी की लाइन को ही फॉलो करती है। फिलोसफर उस लड़के से पूछते हैं कि वो अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ है कि लोग अपने आप को नहीं बदल सकते। लड़का अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देता है कि उसका एक फ्रेंड है जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उसने अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर रखा है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर आता है, उसे घबराहट होने लगती है और वापस रूम में चला जाता है। वो दुनिया को बदलना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन वो रूम से बाहर ही नहीं आ सकता। ऐसे में उसने बहुत ट्राई किया कि वो खुद को बदल ले, पर ऐसा नहीं हुआ। फिलोसफर उस लड़के के खुद को रूम में बंद करने का रीजन जानना चाहते हैं। इस पर उसे ये जवाब मिलता है कि उस लड़के का जो दोस्त है, क्या पता उसके पास्ट में कुछ ट्रॉमाज रहे हो, उसकी फैमिली ने उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाया हो, या फिर उसे स्कूल में बुली किया गया हो। उन पास्ट ट्रॉमाज का असर उस पर अब तक है कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। फिलोसफर सारी बात सुनता है, फिर वो कहता है कि अगर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अब्यूज किया गया या बुली किया गया या जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, सभी को उस लड़के के दोस्त के जैसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर मूव ऑन कर जाते हैं, जैसा कि उस लड़के के दोस्त के साथ हो रहा था। उसने अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट का कंट्रोल दे रखा था, जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। किसी का भी पास्ट किसी के प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उस चीज को पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा, और यही एड्रियन साइकोलॉजी कहती है। उस लड़के के दोस्त का सबसे पहला गोल है कि उसे बाहर ही नहीं जाना, और वो अपने उस गोल को पाने के लिए एंजाइटी, फियर जैसी चीजों को डेवलप करता है। एड्रियन साइकोलॉजी में इसे टेलियोलॉजी कहा जाता है। फिलोसफर ट्रॉमाज से डिनाई करता है। वो कहता है ट्रॉमाज नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज में ट्रॉमा को काफी ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन एड्रियन साइकोलॉजी ने ट्रॉमाज से डिनाई किया। एडलर ने ये कभी नहीं कहा कि किसी के बुरे एक्सपीरियंसेस उस पर बुरे इम्पैक्ट नहीं डालते, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन सिलेक्शन हमारा होता है कि हम अपने उन बुरे एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट अपने आने वाले फ्यूचर पर होने देंगे या नहीं। हम कैसे जीते हैं ये हम डिसाइड करते हैं, ना कि हमारे पास्ट ट्रॉमाज या एक्सपीरियंसेस। एड्रियन साइकोलॉजी का मेन काम है खुद से क्वेश्चन पूछना। हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछें कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी या नहीं। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे होमवर्क मिलता है और हमेशा उसके पेरेंट्स उसका होमवर्क कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ उसके बच्चे के काम आएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक वो बच्चा अपना होमवर्क करना खुद नहीं शुरू करेगा, वो कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। तो एट दी एंड सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी होती हैं। हमें अपने अंदर चेंजेस भी खुद ही लाने होते हैं। अक्सर जब हम किसी के साथ कोई मिसबिहेव करते हैं या रिएक्शन देते हैं और गुस्सा करते हैं, तो हम अपने गुस्से को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि गुस्से में मैंने ये कह दिया या गुस्से में मुझसे ये हो गया। लेकिन सोसाइटी ने इसे पूरी तरह से फैब्रिकेट किया हुआ है। दरअसल गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। फिलोसफर ये बताता है कि एक लेडी अपनी बेटी पर चिल्ला रही होती है। वो उसे किसी बात के लिए मनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उस लड़की के टीचर का फोन आता है। तो रिसीवर उठाते टाइम वो लेडी उस टीचर से बड़े आराम से बात करती है
और जैसे ही बात खत्म होती है, रिसीवर रखती है, वो तुरंत अपनी बेटी पर फिर से चिल्लाना शुरू करती है। तो यहाँ हमने ये नोटिस किया कि उस लेडी ने अपनी टोन को अपने तरीके से कंट्रोल किया। वो बस अपनी राय को अपनी बेटी पर थोपना चाहती है। हम चाहें तो अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारे आसपास की दुनिया ठीक हो जाएगी। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अनहैप्पी नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या चुनना है। जब तक हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते। लेकिन इंसान अक्सर अपने आप को ना बदलना ही चुनता है। अगर हम ये डिसीजन ले लें कि हमें बदलना है तो हम जरूर बदलेंगे, क्योंकि हम उसके बाद बदलने के लिए एक्शंस लेना शुरू करेंगे। फिलोसोफर लड़के से कहते हैं कि वो उसके सामने बैठकर अपने आप को बार बार बदकिस्मत बता रहा है, बार बार कह रहा है कि वो खुद को नहीं बदल पा रहा है। इसका मतलब उसने डिसीजन ले लिया है कि वो नहीं बदल सकता। अगर वो ये डिसाइड कर ले कि उसे बदलना है तो उसकी लाइफ जरूर बदलेगी। जब भी किसी ने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है तो बहुत करेज की जरूरत पड़ी है। एड्रियन साइकोलॉजी करेज की साइकोलॉजी है। तुम्हारे प्रेजेंट की अनहैप्पीनेस तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पास्ट के ट्रॉमास को भूलकर प्रेजेंट में हैप्पी रहना, यही तो करेज है। और इसी करेज की कमी की वजह से हम अक्सर पेन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही निकल जाती है। जिस दिन आप दूसरों की खुशी का ख्याल ना करके अपने बारे में सोचेंगे, उस दिन हो सकता है कि लोग आपको नापसंद करना शुरू कर दें। और यही वो चीज है जहां आपको करेज की जरूरत होगी, क्योंकि इस चीज की हमें आदत नहीं होती कि लोग हमें नापसंद कर रहे हैं। पर अगर आप अपनी खुशी को चुनते हैं और लोग आपको नापसंद करते हैं, तब आपको उस करेज की जरूरत पड़ती है कि आप लोगों को इग्नोर करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ओवर थिंक करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। लोग अपने गोल्स को कंप्लीट ना करने के लिए तरह तरह के बहाने देते रहते हैं, और जैसे जैसे टाइम बदलता है उनके बहाने भी बदलते जाते हैं। फिलोसोफर अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं जो एक नोवेलिस्ट बनना चाहता है, लेकिन वो अपनी नोवेल को पूरा ही नहीं कर पा रहा और बार बार ये एक्सक्यूज देता है कि वो अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाता। फिलोसोफर ये बताता है कि अभी तो उसका एक्सक्यूज ये है कि वो अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक यंग से ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा तब वो ये कहेगा कि अब वो उतना यंग नहीं है कि अपने गोल को अचीव कर पाए। इंडियन क्रिकेटर कपिल देव ने भी ये कहा था कि जो लोग एक्सक्यूज बहुत देते हैं वो अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। हर फेलियर के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, लेकिन फेलियर से एक लेसन लेकर आगे बढ़ना ये हमें सीखना चाहिए। किसी की अगर तारीफ करें तो जेन्युइनली करें, उसमें कोई झूठापन नहीं होना चाहिए। आजकल के मॉडर्न टाइम में एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन सही मायनों में हमें किसी से थैंक यू की भी उम्मीद नहीं करनी है। आजकल लोगों की लाइफ में कितनी डिप्रेशन है या कितनी सैडनेस है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो लोग दूसरों से काफी एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना है तो आप कीजिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन उसके बदले में किसी दूसरे से अपने लिए कुछ भी उम्मीद मत करो। एक सच्चा रिलेशनशिप तब शुरू होता है जब हम एक सेंटेंस से स्विच करते हैं। वो सेंटेंस है कि हम ये ना चाहें कि वो हमें क्या देगा, हमें ये जानना है कि हम दूसरे इंसान को क्या दे सकते हैं। इस अप्रोच को इस्तेमाल करके देखें, आपको सच में अच्छा लगेगा। जैसे कभी आप किसी ट्रैकिंग पर जाएं, आप किसी पहाड़ को चढ़ें तो बीच बीच में आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। ऐसे ही लाइफ है, लाइफ डॉट्स में बनी है, ना कि स्ट्रेट लाइन में। बुक में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई है। एक्चुअली एडलर ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम अपनी वैल्यू कम आंकने लगते हैं, और ये सब होता है कंपैरिजन से। जब हम कंपेयर करते हैं तभी हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि हम दूसरों से कम हैं। अब ऐसे में अगर आपके अंदर करेज है कि आपके पास जो है वो इनफ है और आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, तो आप इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रुक जाना चाहिए। दूसरों से बिना कंपैरिजन किए आपको खुद से कंपेयर करना है कि आप अपने पिछले दिन से आज कितना बेटर हैं।
जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी की सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के इश्यूज की वजह से होती हैं। एक दूसरे से कंपेयर करना, एक दूसरे को गुस्से में कुछ कह देना, बहुत सारी चीजें रिश्तों में आती हैं। हमें इन सब से हटकर अपने आप पर फोकस करना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करना सीखिए, वो इतना खतरनाक नहीं है। अगर किसी के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसे लगता है कि वो दूसरों से कम है, तो उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए और इस वजह से उसकी ग्रोथ होगी। समझदार इंसान इन चीजों को भी टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज दुनिया रैट रेस में दौड़ रही है, हर कोई एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहीं कंपटीशन है ही नहीं। ये कुछ इस तरह से है कि कोई फ्लैट सरफेस है, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सब लोग एक साथ चल रहे हैं। किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की कम है, इसी वजह से वो आगे पीछे दिखाई देते हैं। कंपटीशन एक माइंडसेट का गेम है जिसे ह्यूमैनिटी के अंदर इंजेक्ट किया गया है। पर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की तरह ये भी काफी बेनिफिशियल है। अगर कोई इंसान इसको अपने आप पर बिना हावी हुए इसका सही तरीके से इस्तेमाल करे तो उसकी ग्रोथ हो सकती है। इस एक वीडियो में हम बाकी की पूरी समरी कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक दूसरा पार्ट जरूर लेकर आएंगे। आपको अभी तक बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ या फिर इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।